गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंट एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम पुस्तक कृतिका से पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। प्रस्तुत कहानी में एक व्यंग्य प्रधान कहानी एकांकी है। इसमें समाज में लड़कियों की उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया है। आपके प्रस्तुत पाठ में समाज में लड़कियों की उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया है कि किस प्रकार समाज में लड़कियों की स्थिति होती है और क्या लोगों का दृष्टिकोण होता है। तो पढ़ते हुए देखेंगे कि इसमें एकांकी में यहाँ पर लेखक क्या बताना चाहते हैं कि राम स्वरूप द्वारा मेहमान के स्वागत की तैयारी। यहाँ पर राम स्वरूप द्वारा मेहमान का स्वागत किया जा रहा है। देखिए आप वो किस प्रकार स्वागत करते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र में मालूम होते हैं। एक तख्त जो पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस बस। नौकर, बिछा दूँ साहब। बाबू जरा तेज आवाज़ में, और क्या करेगा, परमात्मा की यहाँ अकल बट रही थी, तू देर से पहुँचा था क्या। बिछा दूँ साहब, और ये है पसीना किस लिए बहाया है। नौकर, तख्त बिछाता है, ही। बाबू हंसता क्यों है, अभी हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। कलसों से नहाता था लोटों की तरह, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। बाबू कहता है कि तू हंसता क्यों है, हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कि मतलब हमने भी बड़ी मेहनत की हैं। कलसों से, इतने बड़े बड़े कलसों से एक लोटों की तरह मैं प्रयोग करता था। ये तख्त क्या चीज़ है। तो अपनी शक्ति का एहसास दिलाते हुए बोलते हैं, ये वर्णन करते हुए बोलते हैं कि ये तख्त क्या चीज़ है। उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस, और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चादर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई थी वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती हैं। गंदुमी रंग, छोटा कर चेहरे और आवाज़ में जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है। खाली हाथ बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप धोती। प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने। प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। राम स्वरूप, क्यों वे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या। मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जब पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी। प्रेमा, रतन ने कहा और दरी भी। प्रेमा, दरी भी लानी है, उसने पूछा, और दरी भी। प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है, कोने में वह पड़ी तो है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। राम स्वरूप मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, जैसे तैसे करके तो वह लोग पकड़ने आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। कहने का तात्पर्य है कि बड़ी मुश्किल से लड़के वाले माने हैं, उन्हीं की तैयारी चल रही है, इसलिए वो कहते हैं कि एक माँ होने के नाते तुम बेटी को समझाओ। प्रेमा कहती है, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई।
तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, बहुत हुआ। स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी? और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है। ग्रामोफोन बाजा होता है ना प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, 2 तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ होता है, उसे एक बार चलाकर जब चाहें तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें टटोली की सूझती रहती है। ये तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाएं। अब देर ही कितनी रही उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों में न जाने किस जन्म की नफ़रत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर कारोबार चलता है। मतलब कहने का ये है कि लड़कियों के सहारे ही पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो रामस्वरूप, बात काट कर चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। कल ही ये बात बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। उनके आने तक न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरे काम बता दो। तो यहाँ पर रामस्वरूप और प्रेमा दोनों में आपस में बात चल रही है। मेहमान आने की तैयारियाँ चल रही हैं और बेटी के बारे में बात की जा रही है। उधर रामस्वरूप तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन आ गया। रतन, इधर ला, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ो तो जरा उधर से। चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है? तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही है, बाजा सितार आ ही गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो माँ से कह देना कि जरा करीने से जरा तरीके से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। BSc के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन तो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था। जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है?
रतन कोई आते हैं। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झाँककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नज़र पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने जब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती ज़मीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, ये बाजा वह नीचे ही रख गया कमबख्त। राम स्वरूप तुम जाओ, मैं रख ही देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। राम स्वरूप हाँ 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 आइए आइए, हाँ 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 कहकर। तो पढ़ाए गए पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से इसमें समाज में लड़कियों की उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया है, जो लोगों का दृष्टिकोण है समाज में उसको उजागर किया गया है।